हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास विद्या क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों की कंटिन्यूसली क्लास चल रही है पैट के लिए, ठीक है। और अब मैं आपके सामने आया हूं आज की अगली वीडियो लेकर, जो कि आपकी क्लास के लिए बहुत रिलेवेंट होने वाली है। बात करें आगे की, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोषण वाला टॉपिक। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? पोषण वाला। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पोषण से पूछे जाते हैं, काफ़ी वाइड टॉपिक है। प्रयास करूंगा कि शायद आज की वीडियो में पूरा हो जाए, नहीं हो पाता है तो आपके लिए अगली वीडियो में हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। चलेगा, स्टार्ट करते हैं फिर। तो टॉपिक का नाम है हमारा पोषण। और स्टार्टअप के लिए सबसे पहले प्रश्न ये बन के आता है कि भैया पोषण असल में है क्या? पोषण असल में है क्या? क्या होता है पोषण? तो पोषण की बात करें, बेसिक लेवल में बताने का प्रयास करूंगा आपको कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका वजन है 60 किलो। मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसका वजन है 60 किलो और उसी व्यक्ति की जो हाइट है वो है 6 फुट। कितनी हाइट है? 6 फुट, ठीक है जी। दूसरी तरफ एक व्यक्ति और है जिसका वजन है 45 किलो। यस, उसकी भी हाइट कितनी है? 6 फुट। अब देखने में ज़्यादा फिट कौन दिखेगा? जिसकी हाइट 6 फुट है, हाइट दोनों की 6 फुट है। फिट कौन दिखेगा? जो 60 किलो वाला बंदा होगा, ठीक है जी। एक का वजन कितना है? 45 किलो। एक का वजन है 60 किलो। 60 किलो वाला बेटर दिख रहा है देन 45। ऐसा क्यों है? ऐसा ये है कि कहीं ना कहीं जो 60 किलो वाला है उसकी पोषण की प्रक्रिया अच्छी है, पूरी है। उसने जो भोजन खाया है वो ठीक से पचा है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व कर पाया है। यस। दूसरी तरफ बात करें किसकी? 45 वाले की, तो जो 45 किलो वजनी व्यक्ति है कहीं ना कहीं उसका पोषण प्रॉपर नहीं हो पाया। उसके जो कंपोनेंट हैं वो प्रॉपर से डाइजेस्ट नहीं हो पाए, उसका मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक नहीं है। ऐसा हम मान सकते हैं कि भाई ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना। बात करते हैं पोषण पर। तो पोषण जो होता है, पोषण आपका क्या है कि भैया भोज्य पदार्थों का, भोज्य पदार्थों का पूर्णतः अवशोषण। पूर्णतः अवशोषण, यस। ये क्या कहलाएगा? आपका पोषण कहलाएगा, ठीक है जी। जो चीज़ आपने खाई है अगर वो पूर्णतः क्या हो जाए, बॉडी में अवशोषित हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, तो वो आपकी बॉडी को लगेगा ओब्वियसली, ठीक है ना। इसके कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? तो पूर्णतः जो आपका भोज्य पदार्थ है इसके कंपोनेंट आपको अगर देखे जाएँ तो आपको क्या क्या कंपोनेंट आपको देखने को मिल जाते हैं? सबसे पहला कंपोनेंट आता है प्रोटीन। सबसे पहला कंपोनेंट कौन आता है? प्रोटीन आता है। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट। फिर आता है वसा। कौन आता है? वसा। और लास्ट में आता है विटामिन। ठीक है जी। कुछ लोग इसमें मिनरल्स को भी जोड़ते हैं, खनिज पदार्थों को भी जोड़ते हैं, परंतु खनिज पदार्थ मुझे नहीं लगता यहाँ पर जोड़ने की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि वो केमिस्ट्री का पार्ट बन जाता है, ठीक है ना। चलेगा। अब बात करते हैं किसकी? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन की। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन वो पदार्थ होते हैं जो आपकी बॉडी को एक प्रकार से स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। आपकी बॉडी में जो भी वर्किंग होनी है, आपकी बॉडी में जो भी ग्रोथ होनी है, वो किसके द्वारा होगी? वो प्रोटीन के द्वारा होगी। एक बात, ठीक है जी। जो प्रोटीन होता है आपका वो किन से मिलकर बना होता है? बेसिक क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपसे। तो जो प्रोटीन होता है वो किन से मिलकर बना होता है? प्रोटीन बना होता है आपका अमीनो अम्लों से मिलकर। अमीनो अम्लों से मिलकर क्या बना होता है? प्रोटीन होता है। यानी कि जो प्रोटीन होता है जब वो पेट में आपके जाएगा तो किस में टूटेगा? अमीनो अम्लों में ही टूटेगा। जो चीज़ जिससे बनी है वो उसमें ही टूट जाती है। मान लीजिए आपने मिट्टी का घड़ा लिया है, मिट्टी का घड़ा आप तोड़ देते हैं तो मिट्टी का घड़ा टूटकर क्या बनाएगा? मिट्टी ही तो बनाएगा, क्योंकि भाई मिट्टी से ही बना था। दैट मीन्स जिस चीज़ से जो चीज़ बनी होती है वह डिजॉल्व होकर वापस उसी चीज़ में मिल जाती है। जैसे प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बना है तो वो टूट के किस में जाएगा? अमीनो अम्लों में ही टूटकर जाने वाला है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगली बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो कार्बो प्लस
हाइड्रेट। कार्बो का मतलब हो गया कार्बन और हाइड्रेट का मतलब हो गया हाइड्रोजन। ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट में क्या आ गया, कार्बन, हाइड्रोजन, और हाइड्रेट का मतलब होता है जल से। हाइड्रेट का मतलब होता है जल, और जल का फॉर्मूला क्या होता है, जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर है और साथ में क्या है, ऑक्सीजन भी है, यानी कि ऑक्सीजन भी साथ में मिलेगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। तो आपसे पूछेगा प्रश्न कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से अवयवी पदार्थ होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अवयवी पदार्थों के रूप में कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित होता है। ठीक है ना। प्रोटीन के अवयव क्या हो गए, अमीनो अम्ल हो गए। कार्बोहाइड्रेट के क्या हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाते हैं। ठीक है जी, आई बात समझ में। वसा की बात कर लेते हैं भैया। वसा के बारे में बात करें तो वसा होता है फैट, और फैट मतलब चर्बी। फैट मतलब चर्बी। हमारी बॉडी में जो भी कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा होता है, कार्बोहाइड्रेट जो भी इकट्ठा होता है वो सारा एक जगह इकट्ठा होकर क्या बना लेता है, वसा का निर्माण करता है। ये वसा हमारी बॉडी में डिजॉल्व होती है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करती है। ठीक है जी, वसा से इतना कुछ खास प्रश्न बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है साहब, आगे की कहानी देखते हैं। आगे कहानी में आप देखिएगा विटामिन। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन वो पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है। तो फिर हमें कहाँ से मिलते हैं ये सारे विटामिन, या विटामिन जो शब्द है ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, जो भी पदार्थ हम खाते हैं उनसे हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक है जी, जैसे विटामिन ए की बात करें आपको सेब में मिल जाएगा। ठीक है जी, विटामिन सी की बात करें नींबू में होता है ना। विटामिन डी सनलाइट से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर में नहीं बनते हैं। इसके लिए अलग टॉपिक है, पूरा टॉपिक है इससे कि विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के कौन से अवयव होते हैं, कौन से विटामिन से कौन सा रोग होगा, कौन सी कमी हो जाएगी अगर ना खाएं तो, है ना, और किसका सोर्स अच्छा है, ये सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो विटामिन क्या हो गया आपका, एक ऐसे कंपोनेंट हो गए जो बाहर से प्राप्त करने होते हैं भोज्य पदार्थों के रूप में, हम उनको अपनी बॉडी में नहीं बना सकते। यस, दैट इज कॉल्ड विटामिन। क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन किसके स्रोत होते हैं, तो विटामिन में आप ध्यान रखिएगा, विटामिन जो है आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं कौन, विटामिन। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है कि भैया कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक कंपोनेंट होते हैं कौन, विटामिन। ठीक है, आशा करता हूँ ये बात आपको छोटी सी है, समझ में आई होगी। अब इससे आगे की बात करते हैं कि असल में पोषण बॉडी में होता कैसे है। ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई भी ऑब्जेक्ट खाया तो सबसे पहले क्या होगा, आप उसको अपने मुंह में फिट करेंगे। ठीक है ना, मुंह से खाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आप उसको दांतों से चबाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, आपको स्वाद आएगा। उसके बाद क्या होगा, आप उसको निगल लेंगे। निगलने के बाद वो कहाँ जाएगा, आपके पेट में। कहाँ जाएगा, आपके पेट में। ठीक है जी। पेट में क्या होगा, पेट में अब होगी क्रिया। कौन सी क्रिया होगी, उपापचय की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, मेटाबॉलिज्म की क्रिया होगी, उपापचय की क्रिया होगी। उपापचय क्या होता है, बॉडी के अंदर जो खाना गया है अब वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होगा। क्या होगा, अब वो टूटना स्टार्ट होगा। टूटेगा किसमें, जो चीज़ जिससे बनी है उसमें टूट जाएगी। भाई जो आपने प्रोटीन खाया तो अमीनो एसिड में टूट के आपकी बॉडी को मिल जाएगा। आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, आप जंक फूड खाने वाले हो, आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। आपने वसा खाया, आपको वसा मिल जाएगी। आपने विटामिन का सोर्स खाया, जूस पिया, आपको विटामिन मिल जाएंगे, है ना। तो मुंह से कहाँ पर आ गए, पेट में आ गए। पेट में सारी क्रियाएं होनी है। अब पेट में क्या होना है, डिसोल्यूशन हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट चुका है आपका पदार्थ। अब वही पदार्थ कहाँ पहुँचता है, आगे पहुँचता है। आगे कहाँ पहुँचेगा, आगे पहुँचता है वो आंतों में। आंतें दो होती हैं, कौन कौन सी, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है जी। छोटी आंत क्या करती है, छोटी आंत जो भी भोजन आपने खाया है, ब्रेक डाउन किया है, उसमें से अवयवी पदार्थों का अवशोषण करती है, उनको खींचती है। मैंने अभी लिखा भी था कि अवशोषण होना बहुत आवश्यक है, तो छोटी आंत का सही होना बहुत आवश्यक है। ठीक है ना। अब क्या हो गया, अवशोषण हो गया। अवशोषण होने के बाद जो पार्टिकल बॉडी के लिए सुग्राही थे वो बॉडी में पहुंचा दिए जाते हैं थ्रू योर ब्लड, आपके रक्त के द्वारा। यस, बचा हुआ विषाक्त पदार्थ बचा। विषाक्त मतलब जो वेस्ट है ना, जो आपका वेस्ट है, विषाला ना मत समझ लेना, जो वेस्ट है। वेस्ट मतलब आप समझदार हो, समझ गए होंगे। वो कहाँ पहुँच जाता है, आपका बड़ी आंत में पहुँच जाता है। बड़ी आंत में वो रात भर टिका रहता है। ठीक है, और सुबह को मलाशय के द्वारा उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरी प्रोसेस होती है आपकी किसकी, पोषण की। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये आता है कि आप भोजन को ग्रहण करेंगे। ठीक है जी, ग्रहण करेंगे। दूसरा स्टेप क्या आता है, दूसरे स्टेप में आप भोजन को निगल लेंगे। ठीक है जी,
देसी भाषा में समझा रहा हूँ, निगल लेंगे। तीसरा स्टेप क्या आता है? तीसरे में भोजन पेट में पहुँच गया, उपापचय होगा। क्या होगा? उपापचय होगा। चौथा पॉइंट क्या होने वाला है? उपापचय के बाद क्या होगा? भोजन का अवशोषण होने वाला है। निगलने को स्वांगीकरण कहते हैं। आप निगलना या स्वांगीकरण दोनों लिख लीजिए। चलिए, ठीक है जी, अवशोषण हो गया। उसके बाद पांचवा स्टेप होता है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण मीन्स हो गया कि अब बॉडी से बाहर ऑब्जेक्ट निकाल दिया जाएगा। किस फॉर्मेट में निकलेगा आप लोग भली भांति परिचित हैं, सभी के पास होता है। यस, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है भैया, अब पहला स्टेप आया किसका? ग्रहण करने का। ग्रहण करने से क्या मतलब है? ठीक है, ग्रहण करने का मतलब क्या है कि आप लोग बर्थडे पार्टी में गए, आपको केक मिला, आपने केक उठाया, केक मुंह में रखा, चट कहानी समाप्त। ठीक है जी, तो हुआ क्या? सबसे पहले आपने क्या करा? ग्रहण करा। ग्रहण किससे करेंगे आप? ग्रहण करेंगे आप मुख से। किससे करेंगे? मुख से। ठीक है जी, मुख क्या है? मुख ईश्वर की दी हुई एक ऐसी सुंदर कलाकृति है जिसके द्वारा आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सर जी क्या बता रहे हो? आ जाओ, साइंस पढ़ लो। ठीक है, फिलोसॉफी ना पढ़ा करते ज़्यादा, साइंस पढ़ लिया करें। तो मुख क्या है भाई? मुख हमारे शरीर का सबसे ऊपरी भाग होता है जो भोजन को रखने के कार्य में आता है। और मुख के 3 भाग होते हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? मुख में आपको पाए जाएंगे दांत। कौन पाए जाएंगे? दांत पाए जाते हैं। मुख में आपको पाई जाएगी एक सुंदर सी जीभ। ये बहुत गलत कांड करवा देती है। कांड ये करवा देती है, बेचारे छिद गाल जाते हैं, तब कांड करके पीछे पहुंच जाते हैं। ठीक है साहब। तीसरा होता है लार, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। क्या होता है? लार होता है। ठीक है जी, ये बात होगी किसके लिए? ग्रहण के लिए। ग्रहण किस में होगा? मुख में होगा। मुख के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, दांत, जीभ और लार। ठीक है जी, ज़्यादा हाईफाई लेवल पर ना जाते हुए हम पढ़ते हैं दांत क्या होते हैं भैया। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं भाई? दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, चलो दांत की बात लेते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए भी देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कृंतक। कृंतक, फिर आता है रत्नक। रत्नक या रत्नक जो भी आपको बेटर लगे लिख लेना है। ठीक है जी, रत्नक। फिर आता है अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक। और लास्ट में आता है आपका चवर्णक। कौन आता है साहब? चवर्णक आता है। अब इनको याद करना बड़ा आसान है कि कृंतक से कैसे कृंतक और कैसे काटना, कैसे कृंतक और कैसे काटना। ठीक है जी, तो कृंतक का काम क्या हो गया? भोजन को काटने का काम करते हैं। ठीक है जी सर, यहाँ तक बोर्ड आ रहा है क्या मेरे पास? आ रहा है ना? ओके सर, चलिए लिख देता हूँ मैं। तो कृंतक का काम क्या हो गया? भोजन को काटने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? भोजन को काटने का काम करते हैं। कैसे कृंतक, कैसे काटना। आगे चलते हैं। रत्नक क्या करते हैं? ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। भाई रोटी खाइए कभी? हाँ, बहुत बढ़िया। तो क्या होता है? रत्नक भोजन को चीरने का काम करते हैं, फाड़ने का काम करते हैं। आ रही बात समझ? ठीक है। और यहाँ पर आपको देख पा रहे हो, थोड़े बहुत हिंदी तो आती होगी कि भाई चवर्णक और चवर्णक यानी कि दोनों क्या काम करेंगे? दोनों भोजन को चबाने का काम करेंगे। और चबाता कौन है? आपकी दाढ़ें चबाती हैं। कौन चबाती हैं? पिछले दांत होते हैं, इनको दाढ़ कहते हैं, वो चबाती हैं। यस, तो कृंतक से काटना, रत्नक से आपका चीरना, और चवर्णक हो गए चबाने का काम करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्लियर हो गया? चलेगा। जो आपका दांत होता है इसमें 2 लेयर पाई जाती हैं जिस बात क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सबसे ऊपरी लेयर जिस पर हम ब्रश करते हैं, इट इज कॉल्ड इनेमल, जिसको इनेमल कहते हैं। और एक अंदर की लेयर बीच वाली जो रक्त का प्रवाह करवाती है, उसे कहते हैं डेंटाइन। ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। इनेमल और डेंटाइन 2 लेयर होती हैं किसमें? दांतों के ऊपर। सफ़ेद वाली को इनेमल कहते हैं और दूसरी वाली को डेंटाइन कहते हैं। ठीक है जी। दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीनेट के बने होते हैं। ये नहीं पूछने वाला कोई आपसे। चलेगा, आगे चलते हैं। जीभ के बारे में बात करें तो जीभ क्या है? जीभ स्वाद ग्रहण करती है। क्या होती है? जीभ स्वाद ग्रहण करती है।
इसमें आपके स्वाद के लिए क्या होती हैं, कलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, कलिकाएं होती हैं, जिसकी वजह से जीभ क्या करती है, स्वाद ग्रहण करती है। जीभ का जो अगला भाग है वो मिठास के लिए, जीभ का पिछला भाग कड़वाहट के लिए, साइड वाले भाग नमकीन व खट्टे पदार्थों के लिए सुग्राही होते हैं। नॉर्मल बात है ये, बात आप कुछ खाएंगे, टेस्ट करेंगे तो भी आपको पता लग जाएगी, कोई भारी बात नहीं है बताने वाली, ठीक है ना। चलेगा, जीभ हो गया। अब आते हैं लार पर, ये मुझे इंपॉर्टेंट है भाई, ये कौन है, ये आपकी इंपॉर्टेंट होती है। तो लार जो होती है, सबसे पहले लार कहाँ से निकलती है, लार निकलती है लार ग्रंथियों से। कहाँ से निकलती है, लार ग्रंथि। ठीक है जी। मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है साहब। लार ग्रंथि हो जाता है। लार ग्रंथि कौन कौन सी होती है, एक होती है पैरोटिड। कौन सी भाई, पैरोटिड, ठीक है जी। एक होती है सब मैंडिबुलर, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, और एक होती है सबलिंगुअल। क्या होती है, सबलिंगुअल होती है, ठीक है जी। पैरोटिड आपकी अधोजिह्वा, सब मैंडिबुलर कान के नीचे, और सबलिंगुअल ये यहाँ से क्या हो जाते हैं, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब लार में, लार कहाँ से निकली है, लार ग्रंथि से निकली है। तो ग्रंथि से जो भी चीज़ निकलती है, ग्रंथि का टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से, तो ग्रंथियों से जो भी चीज़ निकलती है ना, वो एक रस के रूप में निकलती है। किस रूप में निकलती है, रस के रूप में निकलती है। अब आपने देखा होगा जो लार होती है वो भी रस के रूप में निकलती है। यस, दैट मीन्स लार भी एक प्रकार का रस हो गया। और जितने भी रस होते हैं ना, सब में कोई ना कोई एंजाइम उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, कोई ना कोई एंजाइम उपस्थित होता है। एंजाइम क्या होते हैं भैया, ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं, ठीक है जी। आई बात समझ में। तो एंजाइम समझ गए आप क्या होता है। अब लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो मेरे भाई लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से, देखिए भाई, लार में कितने एंजाइम पाए जाएंगे, लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक होता है टाइलिन, एक होता है टाइलिन या टाइलिन पढ़ते हैं कुछ लोग, है ना। इस टाइलिन का दूसरा नाम है अमाइलेज। इस टाइलिन का ही नाम है एक और, एमाइलेज। यस, और इसी का दूसरा एक मतलब एक जो दूसरा वाला आपका एंजाइम निकलेगा उसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, आ रही बात समझ में, ठीक हो गया। तो लार से कितने एंजाइम निकलेंगे, 2 एंजाइम निकलते हैं, टाइलिन या अमाइलेज और दूसरा लाइसोजाइम। आ रही बात समझ में। जो टाइलिन या अमाइलेज है वो आपकी बॉडी में वसा या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। क्या करता है, वसा या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। चलो कार्बोहाइड्रेट लिख देते हैं बस। किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है जी। और जो लाइसोजाइम है वो भोजन में आए हुए कीटाणुओं का नष्ट करता है। भाई आप लोग बिना हाथ धोए खा लेते हो ना खाना, तो कीटाणु आ जाते हैं, ठीक है जी। लाइसोजाइम क्या करता है, कीटाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ आ गए। क्या करता है, कीटाणुओं को नष्ट करता है। आ रही बात समझ में, ठीक हो गया। तो ग्रहण के साथ क्या होगा, मुख की क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। मुख में दांत, जीभ, लार आता है। कॉन्सेप्ट सारा ये रहा आपके सामने कि भैया दांत क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। दांत में 2 क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं। जीभ के बारे में मैंने आपको बताया, लार ग्रंथि 3 ईयर यहाँ आपके सामने। लार से 2 एंजाइम निकलते हैं, टाइलिन, लाइसोजाइम, काम उसके मैंने आपके सामने रख दिए, ठीक है जी। आई बात समझ में आपको। अब जो टाइलिन है, ये अमाइलेज है, ये कार्बोहाइड्रेट को किस प्रकार से चेंज करेगा, वैसे पूछना कोई नहीं, फिर बता देता हूँ कि भैया ये आपकी बॉडी में जो आप खाते हैं, जो भी आपने खाया वो एक लुगदी सा बन जाता है। क्या बन जाता है, एक लुगदी जैसा बन जाता है, ठीक है साहब, जिसको हम बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं, ठीक है। ये लुगदी जो बन गई, इससे बनता है स्टार्च। क्या बनता है, स्टार्च। और ये टाइलिन या अमाइलेज उस स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है, माल्टोज में चेंज कर देता है। कौन,
टैलिन। वही आपका माल्टोज ही क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और उसका क्या होता है फिर आगे पाचन होता है। लाइसोजाइम में आप समझ चुके हैं कि कीटाणुओं को नष्ट करता है कौन, आपका लाइसोजाइम। ठीक है, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये काम किसके लिए हो गया, ये काम हो गया आपको ग्रहण वाले कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है जी, अब बात करते हैं स्वांगीकरण की। स्वांगीकरण क्या होता है, स्वांगीकरण ये होता है कि अब खाना आपके गले से उतरेगा, घूमता घामता कहाँ जाएगा, पेट में पहुँचेगा। यानी कि एक नली के द्वारा ये सारी क्रिया होने वाली है। किसके द्वारा, एक नली के द्वारा ये सारी क्रिया होने वाली है, जिसे हम कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं भाई, ग्रास नली हम इसको कहते हैं। ठीक है ना, ग्रास नली हम इसको कहते हैं। ग्रास नली कहाँ होती है, ग्रास नली आपके मुख को आपके अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। मुख को किससे जोड़ने का काम करती है, अमाशय से जोड़ने का काम करती है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि ग्रास नली से प्रश्न बनता है कि शरीर के किस भाग में पाचन नहीं होता है, तो आंसर हो जाता है ग्रास नली। ठीक है जी, क्या हो गया आंसर, ग्रास नली। ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ग्रास नली में किसी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं होता है। एंजाइम क्या होता है मैंने आपको अभी भी बताया है ना, तो ग्रास नली में कोई भी एंजाइम नहीं होता, इसीलिए ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, परंतु ग्रास नली में जब आप भोजन को निगलते हैं तो भोजन को निगलने के लिए एक प्रेशर लगाना पड़ता है इस प्रकार से। तो वो जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसमें जो गति होती है, उस गति को एक नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछने की संभावना बनेगी कि भैया ग्रास नली में होने वाली गति को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। ग्रास नली में होने वाली गति को क्रमाकुंचन गति कहते हैं, जिसके द्वारा भोजन नीचे की तरफ प्रेशराइज होता है, शिफ्ट होता है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भैया किस में काम करते हैं, क्रमाकुंचन गति में हम लोग काम करते हैं। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आशा करता हूँ हो रहे होंगे। ठीक है ना, इसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट बन के आता है कौन सा, उपापचय। उपापचय का मतलब क्या हो गया कि अब खाना कहाँ पहुँच गया, मेरे पेट में, आपके पेट में। ठीक है जी, चलेगा। अब उपापचय की क्रियाएं कहाँ पर होने वाली हैं, उपापचय की क्रियाएं होंगी मेरे भाई अमाशय में। कहाँ पर, अमाशय में। कहाँ पर होने वाली है, अमाशय में। ठीक है जी, अब अमाशय में क्रिया होने वाली है, तो अमाशय अपने आप में एक वाइड टॉपिक है। ठीक है सर, कितना समय बचा है बता सकते हैं थोड़ा सा, 7 मिनट है। अच्छा चलिए, तो 7 मिनट में कॉन्सेप्ट तो पूरा होना पॉसिबल नहीं है, तो आज हम लोग अपनी वीडियो को क्या रखते हैं, इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगली क्लास के सर बाहर खड़े हैं, उनकी भी क्लास होनी है। ठीक है ना, तो उपापचय में मैं आपको बताकर जाऊंगा कि भी आपको लगे भैया पढ़ के आएंगे तो बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होना है। तो उपापचय कहाँ पर होगा, अमाशय में होगा। अब सुनिए अमाशय में हमें को पढ़ना क्या क्या है। अमाशय में आपको कुछ एंजाइम मिलेंगे, कुछ पाचक रस मिलेंगे, ठीक है, जिन्हें आप अग्नाशय रस या अमाशय रस कह सकते हो। जैसे पहला एग्जांपल है HCl। HCl आपके अमाशय में पाया जाता है, आपके पेट में पाया जाता है। ठीक है ना, HCl क्या करता है, HCl के 3 मुख्य काम हैं। ठीक है ना, एक तो ये कि वो भोजन में आए हुए प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, दूसरी बात, आपके अमाशय में एक एंजाइम मिलेगा पेप्सिन, ये पेप्सिन को एक्टिव करेगा। क्या करेगा, पेप्सिन को एक्टिव करेगा। तीसरी बात, भोजन में आए हुए कुछ ऐसे बैक्टीरियाज, कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जो लार के द्वारा लाइसोजाइम नहीं मार पाता, तो उन्हें HCl क्या कर देता है, खत्म करने का काम करता है, वरना आप बीमार पड़ जाओगे, है ना, फूड पॉइजनिंग हो सकती है आपको। ठीक है, ये काम किसका हो गया, HCl का। इसके अलावा मैंने एक वर्ड यूज़ किया है पेप्सिन। पेप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो आपके बॉडी में खाए हुए प्रोटीन को पचाता है। आई बात समझ में, पैसे पेप्सिन पैसे प्रोटीन याद हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके अलावा आपको बॉडी में मिलेगा रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम मिलेगा, रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम क्या करता है, रेनिन एंजाइम आपकी बॉडी में जो दूध है, दूध में उपस्थित कैसीन नामक प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। दूध में उपस्थित कैसीन नामक प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। किस में तोड़ेगा, कैसिनोजन में तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा भाई, कैसिनोजन में तोड़ेगा। ठीक है जी, अब कैसीन जो होता है ना, वो दूध में है, और दूध कौन पीता है, छोटे बच्चे ज़्यादा पीते हैं दूध। यानी कि रेनिन जो एक्टिव रहता है छोटे बच्चों में ज़्यादा एक्टिव रहता है। कैसे रहता है ये मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है ना, चलेगा। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, आपका कॉन्सेप्ट हो गया रेनिन के लिए। अभी बात समझ में आपको क्लियर है आपको। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होते हैं किसके लिए,
अमाशय में जो क्रिया आपकी होने वाली है। ठीक है जी, आई होप आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा आज कोई स्टूडेंट का कॉल आया था मेरे पास कि सर असिस्टेंट ऑपरेटर की फिजिक्स भी आप पढ़ा दीजिए। तो भाई टेंशन ना लो, नोटिफिकेशन आने दो आप असिस्टेंट ऑपरेटर का। ऐसी फिजिक्स पढ़ाई जाएगी कि एक क्वेश्चन, इवन अ सिंगल क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे खड़ा होकर कह रहा हूँ आज, बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है जी, असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर, उसका डिस्क्रिप्शन सारा पढ़ रखा है, नोटिफिकेशन देख रखा है, कोर्स देख रखा है, टॉपिक्स के नाम देख रखे हैं। आप लोग टेंशन मत लो, आपको केवल सपोर्ट करना है यार। ठीक है, हम लोग खड़े हैं, हमारी टीम खड़ी है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ आपसे कि भाई साहब आपका सिलेक्शन हमारी वजह से ख़राब नहीं होगा। ठीक है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं अपनी पूरी टीम जो हमारी पढ़ा रही है ना, जो और टीचर्स आने वाले हैं इनके अलावा भी, उनकी तरफ से भी मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें, आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, माता पिता का सम्मान करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।